दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर और आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने राज्य की विधान परिषद, विधानसभाओं, राज्यपाल इत्यादि के विषय में चर्चा की थी। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं राज्य के मंत्री परिषद के अंतर्गत भी और कुछ राज्यों के प्रशासन के विषय में भी। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आज का जो टॉपिक है वो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, वही आपको बताई जाएंगी। जैसे कि नोट भी करते चलिएगा, समझते भी चलिएगा। जैसे कि संविधान के भाग 8 के अंतर्गत लिख लीजिए, संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 के मध्य 239 से 241 के मध्य केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? शुरू में लिखवाए थे आपको, आई एम सॉरी, 8। वर्तमान में कितने हैं? 8। उनके नाम लिख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे 1950 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1950 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। दिल्ली 1956, लक्षद्वीप 1956, पुडुचेरी 1966, पुडुचेरी 1966, चंडीगढ़ 1966, जम्मू कश्मीर 2019, लद्दाख 2019, दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप, ये एक ही दोबारा बनाया गया है, कब? 2019 में मिला के। दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप 2019 में से भी बनाया गया। तो इस प्रकार से कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए आपके? 8। दिल्ली को 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना लगा। कब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली को कब से जाना गया है? 1992 से। और सन 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदल के किया गया पुडुचेरी, 2006 में। ये आपको पता ही होगा कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश इसका अपना उच्च न्यायालय है। कौन सा है? दिल्ली। लिख लीजिए, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। एक और महत्वपूर्ण चीज कि 69th अमेंडमेंट, 59वें या 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो आए दिन विवाद आप सुनते रहते हैं एलजी के साथ, कौन है वो? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया। ठीक है, यहां तक आर्टिकल, आगे लिखिए, आर्टिकल 239 के अनुसार, आर्टिकल या अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति होता है। हेड कौन होता है? यूनियन टेरिटरीज का राष्ट्रपति। और ये क्या करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक, इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। 239 के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति होता है। दिल्ली
अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं पुडुचेरी। दिल्ली, अंडमान निकोबार एवं पुडुचेरी के लिए उपराज्यपाल तथा चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव तथा लक्षद्वीप के लिए चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव तथा लक्षद्वीप के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें की अपनी विधानसभा है? अभी तक दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर। तो 3 है जिनकी अपनी विधानसभाएं भी होंगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्रशासन है उसके विषय में आपको इतना ही जानना है, इतना ही आपको जानना है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। इसी में नेक्स्ट टॉपिक या आप चाहे फ्रेश टॉपिक बना सकते हैं। उसमें हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। इसकी स्थानीय स्वशासन। ये क्या होता है? जो आपकी पंचायत है, नगर पालिका, उनके विषय में इससे बात की जानी है। सबसे पहले पंचायतों के विषय में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन है क्या? देखिए, जब नई नई आज़ादी मिली थी हमें, तो देश के सामान्य जनमानस को राजनीतिक चेतना इतनी नहीं थी। तो जो समाज के निचले लोग हैं, इन्हें भी प्रशासन में भागीदार बनाया जाए, इनकी भी कुछ राजनीतिक ट्रेनिंग हो इस प्रकार से। इसलिए स्थानीय और साथ ही जो लोकल लेवल की समस्याएं हैं उनको इन पंचायतों के द्वारा हल किया जाए। तो इन सब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों की व्यवस्था की गई। कैसे हुई, क्या क्या कमेटीज आई, कैसे विचार बना, तो इन सब के विषय में हम चर्चा आज करेंगे। तो लिखना शुरू कीजिए, इसमें हेडिंग डाल दीजिए स्थानीय स्वशासन, और इसमें आप लिखिए कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। लोकतांत्रिक का आपको मतलब दिखाए थे, तो हमने क्या किया? लोकतंत्र का विस्तार किया, इसके द्वारा आम जनता को कुछ और अधिकार देने का प्रयास किया। तो क्या हुआ? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्थानीय स्वशासनों का अस्तित्व कब से प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा कि भारत में, लिखते भी जाइए, भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व मौर्य काल से ही रहा है। 1864 में भारत सरकार की, उस समय ब्रिटिश भारत सरकार थी, आज़ादी 47 में मिली है ना प्रभु, हाँ, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय प्रशासन को मान्यता दी गई। ये थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको बता रहे हैं। 1870 में लॉर्ड मेयो, इतिहास में पढ़ना है इन सब के बारे में आपको। लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं
पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की। वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की 1882 ईस्वी में, 1882 1882 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड या तालुका बोर्ड, दोनों एक ही है, उपखंड या तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, अंडरलाइन कर लेना, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिए 1907 में CEH, महत्वपूर्ण है, होब हाउस, CEH होब हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग या राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, शाही आयोग या राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट लिखवा चुके हैं पहले, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय प्रशासन को हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया, जिस पर के मंत्रिमंडल कानून बना सकती थी। आरक्षित बताया था आपको, आरक्षित में गवर्नर जनरल बनाते थे और हस्तांतरित विषय पर कानून मंत्रिमंडल। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय प्रशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई।
2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उसकी भागीदारी बढ़ाना था। लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिए गए थे, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। यहां तक कहानी समझ में आई आपको? ये एक बैकड्रॉप हमने आपको दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ, किस वायसराय किस गवर्नर ने क्या चेंज किए। सारे चेंज होते होते गांधी जी की भावनाओं को सम्मान देने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया पंचायतों के विषय में। लेकिन जब पंचायती राज्यों की शुरुआत की गई तब क्या हुआ कि जो लोकल बॉडीज थी, जो लोग पंचायतों में आने वाले थे, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए, वो कुछ कर नहीं सकते थे। जब कुछ कर नहीं सकते थे, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं और ये सफल हुआ ही नहीं। इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद गवर्नमेंट्स ने किया कि समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिन्होंने अलग अलग अपने सुझाव दिए। तो इन समितियां इंपॉर्टेंट हैं और इन समितियों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, पिछला कहानी की तरह आपको पूरा दिया गया है, उसे एक दो बार आप सुन लेंगे या देख लेंगे या पढ़ लेंगे तो वो आपको तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पंचायती राज्यों से संबंधित समितियां कौन कौन सी गठित हुई। तो इस विषय में जो सबसे पहली समिति का गठन हुआ, उस समिति का नाम था बलवंत मेहता समिति। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। लिख लीजिए, पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में ग्राम उद्धार समिति, ग्राम उद्धार समिति के नाम से इस समिति की स्थापना की गई या इस समिति का गठन किया गया। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। महत्वपूर्ण है, याद रखना किस कमेटी ने क्या दिया। त्रिस्तरीय पंचायत। इन्होंने क्या कहा कि 3 स्तरों पर पंचायत का गठन होना चाहिए, जो इनकी मुख्य सिफारिश थी और जो आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का इन्होंने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर कौन सी रखनी है। लिख लीजिए, इन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने की सिफारिश की। यहां तक क्लियर? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति स्तर पे होनी थी। मतलब जो मेन अधिकार दिए जाने थे वो दिए जाने थे कहां? प्रखंड स्तर पर, पंचायत समिति। क्लियर?
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत इस सोपान में कहां से होगी? पंचायत समिति से। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर, सर्वप्रथम लिखिए यहां, सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? आंध्र प्रदेश ने। ठीक। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नागौर जिले में, प्रधानमंत्री कौन थे? था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना पता है, ये भी लिखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की तथा इसी दिन संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। तथा इसी दिन संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। तो बलवंत मेहता समिति के विषय में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अगली जो मुख्य समिति थी वो थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसकी जो स्थापना की गई या इसका जो गठन सुझाव देने के लिए किया गया, वो किया गया 1977 में। कब किया गया? 1977 में। इस समिति में 13 सदस्य थे। इनका मुख्य सुझाव क्या था? इन्होंने द्विस्तरीय, 2 स्तरों पर द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि 3 नहीं, 2 स्तरों पर आप पंचायत का गठन कीजिए। मुख्य सुझाव है, क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ठीक है। अब इनके 2 स्तर क्या थे? इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद, नीचे इन्होंने सब छोड़ दिया, सीधे ये गए कहाँ? डिस्ट्रिक्ट पे, जिले पे। तो जिला स्तर पर आप जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन कीजिए। लिख लीजिए, इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत के गठन का प्रस्ताव किया। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो विकास योजनाओं की तैयारी है वो जिला परिषद द्वारा किया जाए और उनको करने का कार्य, उनके क्रियान्वयन का कार्य कौन करे? मंडल पंचायत। लिख लीजिए, विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा, विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा तथा क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी भी। इन्होंने जो कहा कि जो राजनीतिक दल है इनको खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के साथ पंचायती चुनाव में भाग लेने की अनुमति दीजिए। लिख लो, इनकी ये सिफारिश भी लिखो, राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये इनकी सिफारिशें थी। हुआ क्या इनके साथ? इस कमेटी की रिपोर्ट का, समिति की सभी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई। लिख लो, समिति की सभी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई। ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण समिति आई इसके बाद, वो समिति आई डॉक्टर पी
वी की राव समिति। एक चीज और याद रखना, इनका सीक्वेंस भी दे सकता है, पहले से बाद में इनका सीक्वेंस भी दे सकता है कि समिति किस क्रम में आई थी। तो पीकेवी राव जो समिति थी, इसमें सबका गठन जो हुआ वो हुआ था 1985 में। कब हुआ? 1985। इन्होंने क्या क्या कहा, अब ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है इसमें आपको, वो ये रखनी है कि योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। लिख लो, इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति ने 4 स्तरों पर पंचायत गठन का सुझाव दिया। इस समिति ने 4 स्तर पर पंचायतों के गठन का सुझाव दिया। एससी, एसटी तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। एससी, एसटी याद रखना, पूछ सकता है एससी, एसटी महिलाओं के लिए सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? ठीक है ना। एससी, एसटी तथा महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो, आपको देखने में तो परेशानी नहीं होगी बाद में। 4 स्तरीय एससी, एसटी महिलाओं को सिफारिश, योजना आयोग के अनुशंसा पर गठित, 85 में गठित, सभी सिफारिशें अमान्य या अस्वीकार। ये इस समिति में मेन चीजें थी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट समिति आई वो आई डॉक्टर एल एम सिंघवी कमेटी या समिति। डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति, गठन हुआ था इसका 1986 में। गठन कब हुआ इसका? 1986 में। यह समिति भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये पहली समिति थी जिसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया। लिख लीजिए, इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया। गैर दलीय आधार पर, दलों का ध्यान न रखते हुए, गैर दलीय आधार पर नियमित रूप से चुनाव कराने का सुझाव दिया। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था का सुझाव दिया। ये आप 3-4 बार देखेंगे या पढ़ेंगे ना, तो ये सब याद हो जाएगा आपको। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था का सुझाव दिया। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की। एक और इंपॉर्टेंट कमेटी, पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति, इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1988 में, 1988 में। जिन लोगों को रेगुलर जो एग्जाम्स आते रहते हैं, ज़्यादा बड़े एग्जामों में जिनका इंटरेस्ट ना हो, उनका काम बलवंत मेहता और अशोक मेहता से चल जाएगा। ठीक है। तो पी के थुंगन समिति, इसने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। इसने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। तो ये 2 कमेटी हो गई जिन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। सिफारिशों को 64वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्यसभा में पारित किया गया, नहीं कराया जा सका।
इनकी जो सिफारिशें थी, इनकी सिफारिशों को 64वें संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया गया राज्यसभा में, लेकिन ये पास नहीं किया जा सका। आगे फिर क्या हुआ? जब ये विधेयक पास नहीं हो सका तो अब बात आई 73वें संविधान संशोधन की। किसकी? 73वें 73rd 73वां संविधान संशोधन। यह किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछता है तो यह संबंधित है पंचायतों से। आ चुका है 73वां पंचायतों से, 74वां नगर पालिकाओं से। तो 73वां संविधान संशोधन। इस वक्त प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव जी के द्वारा इस विधेयक को संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993, लिख लीजिएगा ये प्रभु, डेट में कंफ्यूजन होता है 92 या 93, इसीलिए इतना बोला है आपके लिए, लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा में 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया गया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा 24 अप्रैल 1994 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। लागू 93 से ही माना जाएगा, पूरे देश की बात है तो 94, ठीक है ना। संविधान के अब संशोधन को रखा कहाँ गया? भाग 9 में। संविधान संशोधन भाग 9 को पुनर्स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद, इस संशोधन के द्वारा भाग 9 को पुनर्स्थापित किया गया। 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए पंचायतों से संबंधित तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपसे पूछता है पंचायतों के संबंध में कौन सा संशोधन महत्वपूर्ण है? 73वां। इस संशोधन द्वारा कौन सा भाग आया? 9वां भाग, जिसमें पंचायतों को रखा गया है, और 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायतों संबंधी व्यवस्था है, और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, सारा ही आपको याद रखना होगा। 11वीं अनुसूची में अब विषय कितने हैं? तो याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। 29। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यहां तक कोई दुविधा? यहां तक कोई दुविधा? चलिए आगे चलते हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो देख लीजिए। सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव, लिख लीजिए विशेषता, सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव, SC ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, SC ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। ये क्या है, ये सब डिटेल में बताएंगे, घबराए ना। राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है, बता चुके हैं आपको ये भी। अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है
कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक आपको याद रखना है वो यहां तक चीजें आपको याद रखनी है अभी के लिए। आगे इसका एक और लेक्चर में आपका ग्राम अभी जाना है, जिसमें आपको ग्राम सभा वगैरह इन सब के विषय में डिटेल दी जाएंगी। जितना अभी आपको दिया है इतना ढंग से पढ़ के याद कर लो। कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।